Hey everybody, a very good morning to all of you and welcome back to The Layman Way, जहाँ पे हम MCQs डिस्कस करते हैं रोज़ के, जिसमें करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस और स्टैटिक टॉपिक के 5 क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। तो आज का स्टैटिक टॉपिक है इकोनॉमी, तो आज हम इकोनॉमी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, है ना। और आगे बढ़ने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वी आर स्टार्टिंग आवर CSAT कोर्स फ्रॉम 1st of March, so please go and enroll on www.thelaymanway.com। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज दिस इज़ लेक्चर 17 एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज सिटमैक्स इज़ बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो सिटमैक्स का फुल फॉर्म क्या है, ये देखो, ये शुरुआत में जो भी एक्सरसाइजेज जनरली होती हैं ऐसी छोटी छोटी, तो उसमें शॉर्ट फॉर्म ही रहता है। तो SITMEX, तो EX इज़ फॉर एक्सरसाइज, M इज़ फॉर मैरी टाइम एक्सरसाइज, है ना। MEX इज़ मैरी टाइम एक्सरसाइज और S इज़ फॉर SIT में क्या क्या है देखते हैं हम, ऑप्शंस देखते हैं पहले। श्रीलंका, इंडिया, टर्की। तो देखो SIT तीन सारे ही ऑप्शंस में, SIT में कुछ कुछ है, SIT में तो आपको पता होना चाहिए किसके बीच में। दूसरा क्या है, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड। तीसरा क्या है, सिंगापुर, इंडिया, तजाकिस्तान। और चौथा क्या है, सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड। तो हमने देखा था इट इज़ सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड, है ना, मैरी टाइम एक्सरसाइज, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन संकल्प फ्रीक्वेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू। तो ऑपरेशन संकल्प जो है वो किससे रिलेटेड है, पहला है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस। दूसरा क्या है, एंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ इंडियन वेसल्स इन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, सीज एंटी सैटेलाइट मिसाइल मिशन। और चौथा क्या है, इम्प्रूविंग कंडीशंस ऑफ माइनॉरिटीज़ बाय इम्प्रूविंग देयर स्किल्स। तो आप ये कंफ्यूज हो सकते हो किससे, संकल्प स्कीम से, है ना। तो जो संकल्प स्कीम है दैट इज़ स्किल एक्विजिशन, नॉलेज अवेयरनेस लर्निंग प्लेटफॉर्म, है ना, वो संकल्प अलग है। यहाँ पे ऑपरेशन संकल्प है। तो हमने ये बात किया था करंट अफेयर्स में कि जो ऑपरेशन संकल्प है वो किससे था, कि जो वहाँ पर्शियन गल्फ में जो इंडियन वेसल्स हैं, है ना, उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, और वहीं पे त्राइकुंद करके हमारी एक वेसल अभी है ना, जो प्रोटेक्ट कर रही है ना, इस टाइप से हमने बात किया था। तो किससे रिलेटेड है, एंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ इंडियन वेसल्स इन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, है ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग IPCC, इंडियन इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो IPCC इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और दूसरा क्या बोल रहा है, IPCC रिपोर्ट्स आर अ की इनपुट इनटू इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस। तो दूसरा देखो तो बहुत सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है कि इनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो इनपुट की तरह यूज़ होती हैं क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में। तो ऑब्वियसली ऐसा होगा ना, क्योंकि पैनल ही गया है क्लाइमेट चेंज पे, जो इसकी रिपोर्ट होगी उसको तो हम डिस्कस करेंगे ना क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में, है ना। तो दूसरा तो सही है। पहला क्या बोल रहा है, WMO एंड UNDP। तो हमने देखा था कि IPCC किससे बना है, इट इज़ नॉट WMO एंड UNEP बट इट इज़ WMO एंड UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, है ना। इन दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव है ना। तो पहला हो जाएगा गलत, आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द coastal ecosystems of mangroves, tidal marshes and seagrass meadows provide numerous benefits and services along coast like। अब कौन कौन से benefits provide करते हैं कोस्टल इकोसिस्टम्स ऑफ मैंग्रोव्स, टाइडल मार्शेस एंड सीग्रास मीडोज, है ना। तो इनके क्या, मैंग्रोव्स के ही हम जब एनवायरनमेंट में मैंग्रोव्स पढ़ते हैं तो हम उनके बहुत सारे बेनिफिट्स पढ़ते हैं ना। तो वही बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने हैं। क्या क्या है, पहला क्या है, रेगुलेशन ऑफ कोस्टल वाटर क्वालिटी, है ना। तो हमने देखा था कि प्यूरिफिकेशन में भी काम आते हैं ना, दे प्यूरिफाई द वाटर। तो पहला सही है ना। अच्छा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2 3 1 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो 1 तो है ही सब में, है ना। और क्या क्या है दूसरे में, 3 भी है, 3 भी सब में, आप देखोगे तो 3 भी सब में है ना, 3 भी सब में। और कुछ है सब में, 2 3 में है नहीं। तो 1 और 3 तो सही है ना, इनमें हम दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे दिमाग 2 4 और 5 में, है ना। तो 2 में क्या है, सीक्वेस्टर एंड स्टोर कोस्टल ब्लू कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, है ना। तो क्या बोल रहा है कि कार्बन को बेसिकली ये स्टोर करते हैं। तो हमने देखा था कि भाई यस, ये कार्बन को स्टोर करते हैं जहाँ भी बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं और
पानी होता है ना, वो दे आर ऑल कार्बन सिंक्स है ना, तो वहाँ पे सब कार्बन स्टोर होता है, तो टू भी सही है, ठीक है। तो 1 2 3 कहाँ है, ए में है, सी में है, डी में है, तो ये चला गया ऑप्शन है ना। अब फोर्थ देखते हैं, प्रोविजन ऑफ हैबिटेट फॉर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट फिशरीज है ना, ऑब्वियसली बहुत सारी फिशेस की स्पीशीज़ मिलती है वहाँ पे, तो ये भी सही है। और फिफ्थ क्या है, फूड सिक्योरिटी फॉर मैनी कोस्टल कम्युनिटीज़। अब जब फिशेज़ मिलेंगी तो फूड सिक्योरिटी भी तो प्रोवाइड करेगा, तो फोर और फिफ्थ तो साथ में हो गए है ना, तो सारे सही हो गए, मतलब तो क्या हो गया आंसर, डी हो गया है ना, डी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पर्म वेल्स है ना, तो आपको याद होगा हमने एम्बर ग्रिस के बारे में बात किया था है ना, जो कि वेल की वॉमिट होती है ना। तो अब हमको कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो हमको देखने हैं। स्पर्म वेल्स आर प्रोटेक्टेड स्पीशीज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छा क्या बताइए, तो हमने डिस्कस ही नहीं किया था, बट डाउट कैटेगरी में डाल देते हैं। दूसरा क्या है, एम्बर ग्रिस इज अ वैक्सी सब्सटेंस दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्पर्म वेल्स, तो ये तो सही है ना, उनकी वॉमिट से आता है ना, वॉमिट होती है उनकी, तो ये भी सही है, ये सही है मतलब दूसरा। तीसरा क्या है, इन इंडिया ambergris is a tradable commodity since they have a high medicinal properties। तो ये क्या है, ये गलत है, ये तो हमने साफ साफ डिस्कस किया था कि वो ट्रेडेबल नहीं है ना, ट्रेडेबल नहीं है ना, इट इज़ नॉट ट्रेडेबल, तो थर्ड इज़ रॉन्ग, तो थर्ड रॉन्ग हो जाता है, तो डी और सी और डी गलत हो गया, बचता है ए और बी, तो टू तो सही है हमने देख लिया था, तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया है ना, आंसर हो गया ए, ठीक है। इट इज़ नॉट अ ट्रेडेबल कमोडिटी, तभी तो इसका डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब जो चीज़ डिमांड सप्लाई में बहुत कम होती है उसका डिमांड बहुत हाई होता है, इसका करोड़ों में बिकता है ये है ना, तो इट इज़ नॉट अ ट्रेडेबल कमोडिटी, ध्यान रखना, इंडिया में तो स्पेशली नहीं है, कुछ और कंट्रीज़ में है, जैसे यूएस में भी नहीं है गैस, इंडिया में भी नहीं है, है ना, तो ये देख लेना एक बार, इंडिया में तो नहीं है, आई एम वेरी श्योर, बाकी कंट्रीज़ में आप एक बार देख लेंगे कि बाकी कंट्रीज़ में है कि नहीं, वैसे पूछेगा नहीं बाकी कंट्रीज़ के बारे में, बट स्टिल हम कर रहे हैं तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आगे बात करते हैं, इकोनॉमी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान्स रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स, ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट किसका कोर प्रिंसिपल था इन 5-year प्लान्स में से, ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे, देखते हैं थर्ड 5-year प्लान। अब इसमें तो आपको याद होना चाहिए तभी कर पाओगे, ये कब आया था थर्ड 5-year प्लान, 1961 टू ऐसे था ना, 61 टू 66 है ना 5-year प्लान। तो इसमें हमने किस पे फोकस किया था, शुरुआत के जो थे हमने उसमें एग्रीकल्चर वगैरह पे फोकस किया था है ना, थोड़ा एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस किया था, बट इस टाइम आपको याद होगा कि 1962 में वॉर भी हुआ था है ना, तो वहाँ से फिर एग्रीकल्चर पे था पहले फोकस, बट बाद में फिर ये डिफेंस पे फोकस चला गया था ना, बट ह्यूमन डेवलपमेंट पे तो नहीं था, कुल मिला के बात ये है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, फिफ्थ 5-year प्लान, फिफ्थ 5-year प्लान में किस पे फोकस था, इसमें भी फिफ्थ 5-year प्लान में भी पॉवर्टी एलिवेशन और इस पे ही फोकस था है ना, 1974 सिक्स्थ 5-year प्लान आया, 74 टू 71 टू सॉरी 71 टू 75 है ना, एट्थ। अब देखो सिक्स्थ में क्या था, सिक्स्थ में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस था है ना, और धीरे धीरे बढ़ा है ये फोकस है ना। एट्थ में था एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट, एट्थ में हम ये था, ये बोला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे है ना, और सेल्फ इकॉनमी बढ़ाएंगे, ये सब पे बात हुई थी, तो एट्थ पे था, इसके बारे में हम देख लेते हैं, डी इज़ द आंसर। एट्थ में हम एक बार देख लेते हैं इसके बारे में सारे पॉइंट्स। तो थर्ड में एग्रीकल्चर पे स्ट्रेस था है ना, उसके बाद फिफ्थ में किस पे स्ट्रेस था, पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन पे, गरीबी हटाओ, हाँ गरीबी हटाओ पे था, 74 टू 78 है ना, ये आपको याद रखना है सारा ना, सारे जो प्लान्स हैं ना 12 5-year प्लान्स हैं उनके थोड़े मेजर ऑब्जेक्टिव्स आपको याद होने चाहिए है ना। तो इसका क्या था कि सेल्फ रिलायंस बनाएंगे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में और पॉवर्टी को एलिवेट करेंगे। सिक्स्थ 5-year प्लान का इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस है ना, स्पीडी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, कब आया था 1980 टू 1985, सिक्स्थ कब आया था 1980 टू 1985, ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि इसके बाद ही आया ना, फिफ्थ के बाद ही आया, तो ये 74 टू 78 था, तो ये फिर 80 टू 85 आया। फिर एट्थ 5-year प्लान कब आएगा, ऑब्वियसली 86 से 91 तक होगा। सेवन्थ 5-year प्लान फिर 92 से आएगा, तो 92 से 1997 तक है ना, और वो जो आया था उसमें, अब ये जो एट्थ 5-year प्लान आया था इसके पहले ही जस्ट कौन से रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे ना, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, वो भी याद रखना।
8th 5 ईयर प्लान में किस पे फोकस था, एम्प्लॉयमेंट पे, पॉपुलेशन ग्रोथ पे, ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट पे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का डाइवर्सिफाई करेंगे, है ना, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ फैसिलिटीज़, वैक्सीनेशन, ये सब प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो वो था 8th 5 ईयर प्लान। अब देखो इसमें समझाने वाला कुछ नहीं, ये आपको याद रखना है। सारे 12 5 ईयर प्लान जो हैं उनके मेजर ऑब्जेक्टिव मुँह पे रटे होने चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट और द RBI टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ द इंडियन रुपी। ये देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आजकल यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा है। पिछले साल आपने देखा होगा कि कितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए थे, सारे कंसेप्चुअल ही थे। तो इसमें क्या बोल रही है कि भाई ऐसे कौन से मेजर हैं जो RBI नहीं लेगा, ये ध्यान रखना, नहीं लेगा, नॉट लिखा है तो इस नॉट को जो है कैपिटलाइज कर दो, नॉट, नहीं लेगा, क्या करने के लिए, रुपी का स्लाइड करने के लिए। क्या मतलब है ये टू स्टॉप द स्लाइड, मतलब कि अगर अब अभी $1 लेट से 70 रुपीज़ है ना, तो अगर रुपी स्लाइड करता है तो $1 की वैल्यू लेट से 80 रुपीज़ हो जाएगी, मतलब रुपी डेप्रीशिएट कर जाएगा, है ना। और ये रुपी डेप्रीशिएट कब करता है इकोनॉमी में, कब करता है, जब डॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा, डॉलर का डिमांड बढ़ेगा या फिर रुपी बहुत ज़्यादा आ जाएगा इकोनॉमी में, तब रुपी का वैल्यू बढ़ जाएगा। कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा मिलती है तो उसका वैल्यू डाउन हो जाता है, ये हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट है। तो अगर हमको किसी की वैल्यू बढ़ानी है तो या तो दूसरे वाले की जो वैल्यू है, मतलब सॉरी, जब इकोनॉमी में डिमांड किसी चीज़ की तभी बढ़ती है जब उसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो अभी या अगर रुपए की ये वैल्यू बढ़ने का मतलब ये है, बढ़ने इन द सेंस, इसका क्या मतलब है, देखो ये इसको ना थोड़ा अलग सेंस में ले लेते हैं लोग। इसका क्या मतलब है, $1 इजिकल टू 70 रुपीज़ का ये मतलब है कि ₹1 जो है वो 1/70 परचेज कर सकता है, ठीक है, ये मतलब है। और जब ये गिर जाएगा, रुपए गिर जाएगा, इसका मतलब ये है कि ₹1 अब $1/80 ही बाय कर सकता है। तो इनमें से ज़्यादा कौन सा है, ऑब्वियसली ये 1/70 है ना, जब डिनोमिनेटर कम होगा तब ज़्यादा होगा, तो ये वाला ज़्यादा है एक्चुअली, है ना, ये ध्यान रखना। ऐसे 70-80 में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो रुपी के स्लाइड होने का मतलब ये है कि रुपी का वैल्यू डॉलर के टर्म्स में वो कम हो रहा है ना, रुपी का वैल्यू डॉलर के टर्म्स में कम हो रहा है। अब रुपी का वैल्यू डॉलर के टर्म्स में कम कब होगा, मेरे को बताओ, जब डॉलर का स्कार्सिटी हो इकोनॉमी में, है ना। जब इंडियन इकोनॉमी में डॉलर कम है तो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो उसका वैल्यू बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये $1 इजिकल टू 70 रुपीज़ और $1 इजिकल टू 80 रुपीज़ में क्या हो रहा है, यहाँ पे डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है ना, पहले 70 रुपये था अब 80 रुपये हो गया, है ना, वैल्यू बढ़ गया डॉलर का। तो अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इसको स्टॉप करने के लिए, कि भाई डॉलर का वैल्यू बढ़े या रुपए का वैल्यू कम हो, इसको स्टॉप करने के लिए कौन से मेजर गवर्नमेंट नहीं लेगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि कभी भी हमको क्या करना रहता है, हमको करेंसी का बैलेंस मेंटेन करना रहता है और उसके लिए RBI इंटरवीन करता है, ये बैलेंस है ना। ऐसे मानो कि यहाँ पे ये सीसॉ है और यहाँ पे रुपए रखे हुए हैं और यहाँ पे डॉलर रखे हुए हैं, ठीक है, और हमको इसका बैलेंस मेंटेन करना है ना, हमेशा से ऐसे याद रखना है, ऐसा हमको बैलेंस मेंटेन करना है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि अगर डॉलर का वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब डॉलर हावी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कर लो, तो डॉलर अगर हावी हो गया, अगर ये बैलेंस डॉलर के इधर आ गया, अगर डॉलर हावी हो गया तो हमको, एक मिनट, डॉलर हावी हो गया मतलब हमने रुपए बढ़ाए हैं, एक मिनट इसको थोड़ा हटा दो यहाँ से, एक मिनट, ऐसे मानो आप, ऐसे देखो, यहाँ डॉलर है, $1 है ना, यहाँ पे क्या है 70 रुपीज़ है। सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ, ये एक सीसॉ बैलेंस समझो, ठीक है, ये एक सीसॉ बैलेंस है ना, यहाँ पे $1 है, यहाँ पे 70 रुपीज़ है। अब इस बैलेंस को हमको मेंटेन करना है और RBI ये नहीं चाहता या गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि ये डेप्रीशिएट हो, रुपए डेप्रीशिएट हो, मतलब रुपए जो है उसका बढ़ जाए वेट, मतलब बढ़ जाए वेट क्या होगा कि रुपए जो है अब 80 रुपये हो गया, है ना, मतलब अब यहाँ पे ज़्यादा रुपए आ गए, ठीक है, और डॉलर कम हो गया, है ना, यही मतलब हो गया ना। तो ये मतलब भारी है, भारी नहीं है, अरे छोड़ो इसको ऐसे ही देखते हैं, कुछ गलत हो गया इसमें। देखो कुल मिला के हमको क्या करना है, हमको $1 इजिकल टू 70 रुपीज़ है, इसको ये नीचे जो है $1 इजिकल टू 80 रुपीज़, इसको यहाँ तक जाने से प्रिवेंट करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इकोनॉमी में या तो रुपए हम कम कर दें, है ना, ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए डॉलर और रुपए वाला, ठीक है। मैं एनालॉजी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था बट वो हो नहीं पा रहा है ना।
तो ऐसे ही बता देता हूँ। अब ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमको रुपए यहाँ से कम करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो रुपए जब कम होगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, और उसका डिमांड बढ़ेगा तो डॉलर का डिमांड कम होगा, है ना। कोई एक चीज़ का डिमांड बढ़ेगा तो दूसरे का कम होगा, है ना। तो हमको अब इकोनॉमी में क्या करना है, हमको अब इकोनॉमी में या तो हम रुपए को कम कर दें, ठीक है, या तो हम रुपीज़ को इकोनॉमी से हटा दें, या फिर दूसरे साइड पे हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि डॉलर को बढ़ा दें, है ना, तभी ये बैलेंस मेंटेन होगा, ठीक है। अभी क्या है कि अभी ये बैलेंस बेसिकली ऐसा है, मतलब रुपए ज़्यादा है, डॉलर कम है ना। तो हम या तो डॉलर को बढ़ा दें इकोनॉमी में, तो ये बैलेंस ऐसे हो जाएगा फिर से, या फिर हम रुपए को यहाँ से कम कर दें। तो वो जो पिछला वाला मैं एग्जांपल बता रहा था वो सही था, है ना, कि ये बैलेंस ऐसे अभी टिल्टेड है, ठीक है, रुपए के फेवर में है। रुपए के फेवर में है मतलब कि जो एक्सचेंज रेट है वो हाई है ना। तो या तो हम रुपीज़ को हटा दें इकोनॉमी से, तो हम इस बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं, या फिर हम डॉलर को बढ़ा दें, इस साइड पे डॉलर को बढ़ा दें, तो ये वेट जो है वो इक्विलिब्रियम पे आएगा। तो हमको करना क्या है, हमको या तो डॉलर बढ़ाना है, या तो रुपए को कम करना है इकोनॉमी से। अब हम ये कैसे कर सकते हैं, ये ऑप्शंस में दिया हुआ है, चलो देखते हैं। पहले क्या बोला है, कर्बिंग इम्पोर्ट्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। तो ये तो नॉर्मल है ना, अगर आप एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं, रुपए को डेप्रीशिएट करवाते हैं। क्यों रुपए को डेप्रीशिएट क्यों करवाते हैं, क्योंकि अब अगर $1 70 है और दूसरी कंडीशन में $1 80 है, तो इसमें एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि बाहर वालों को ये सस्ता लगेगा, बाहर वाले अब $1 में ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे, है ना, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये मतलब इसमें तो नॉट पूछा है ना, नॉट लाइकली, तो दिस इज़ लाइकली, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है। दूसरा क्या है, इनकरेजिंग इंडियन बोरर्स टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स। तो मसाला बॉन्ड्स में क्या होता है कि बाहर से पैसा अंदर आता है ना, इंडिया में बाहर से पैसा अंदर आता है, ठीक है, दैट इज मसाला बॉन्ड्स। और क्या है, ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो अब जब आप बाहर से पैसा अंदर लाओगे तो वो भी डॉलर्स के टर्म्स में लाओगे, तो डॉलर बढ़ेगा, है ना, तो डॉलर बढ़ेगा, है ना, तो डॉलर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये बैलेंस फिर मेंटेन हो जाएगा। तो ये तो सही है, ये सारी चीज़ें मतलब सही है। नॉट लाइकली क्या हो सकता है, फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, हम रुपीज़ इंजेक्ट करते हैं इकोनॉमी में, है ना, बट हमको यहाँ तो उल्टा करना है ना, हमको तो रुपए हटाना है इकोनॉमी से, हमको इंजेक्ट थोड़ी करना है ना, हमको तो रुपए हटाना है इकोनॉमी से। तो हमको अगर रुपए हटाना है इकोनॉमी से तो एक्सपेंशनरी नहीं होगा, है ना, एक्सपेंशनरी नहीं होगा, क्या होगा, टाइट पॉलिसी होगा, है ना। वो जो आरबीआई करता है ना, टाइट पॉलिसी मतलब जिसमें वो हटाता है मनी, इकोनॉमी से हटता है। कैसे हटता है, सीआरआर बढ़ा के, एसएलआर बढ़ा के, है ना, ओएमओज करके, है ना, ओएमओज में वो लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं, आरबीआई सेल करते हैं, ताकि पैसा इकोनॉमी से लिया जा सके, है ना, ताकि रुपए का डिमांड बढ़ जाए, है ना। तो डी इज़ वन ऑफ द मोस्ट, मतलब ये डी ऐसा ऑप्शन है जो आरबीआई नहीं करेगा, है ना। समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया, क्या है ये समझ में आया ना, कैसे बताया मैंने। डॉलर जो है रुपए के कंपैरिजन में हमको इसको बैलेंस मेंटेन करना है, तो या तो हमको रुपए हटाना पड़ेगा या तो डॉलर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, अगर हमको स्लाइड को प्रिवेंट करना है रुपए का, है ना। तो ये कब होगा, ये बाकी 3 ऑप्शंस में तो हो जाएगा, बट जो डी ऑप्शन है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें क्या होगा, रुपए बढ़ जाएगा, तो ये जस्ट उल्टा है जो हमको चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम ले लिया। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है कि भाई आपने मान लो 100 रुपये दिए बैंक को, तो बैंक ने लेट्स से 10 रुपये इसमें से अंदर रखे और 90 रुपये फिर लोन पे दे दिए, है ना। फिर ये वापस बैंकिंग सिस्टम में आएगा 90 रुपये, तो फिर इन 90 रुपये में से इसका 10% लेट्स से 9 रुपये बैंक रखता है ना, और बाकी 81 रुपीज़ बाहर दे देता है। तो ऐसे करते करते चलता रहता है जब तक ये ज़ीरो नहीं हो जाता, है ना। तो जब आप इसको पूरा टोटल प्लस करते हो तो ये 1000 के आसपास आएगा, यहाँ पे ये 100 के आसपास आ जाएगा। तो मनी मल्टीप्लायर हम क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर इज टोटल मनी बाय हाई पावर्ड मनी, है ना, टोटल मनी बाय हाई पावर्ड मनी, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 100, है ना, दैट इज 10। ये 10 टाइम्स हो गया मनी, है ना। समझ में आ रहा है, इस टाइप से। अभी क्या है इसका, जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो ये आता है, क्या आता है, ये आता है 1/R, आर या फिर CRR, मतलब कैश रिजर्व रेशियो, आर इज कैश रिजर्व रेशियो। अगर कैश रिजर्व रेशियो 10% है तो ये क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 10/100, दैट इज दिस। तो जो हमने किया उसमें हमने 10% CRR लिया था, है ना। तो मनी मल्टीप्लायर 10 टाइम्स हो गया, मतलब आपने जितना सबमिट किया था उसका 10 गुना जितना आप सबमिट करते हो, जितना आप डिपॉजिट करोगे मनी,
जितना आप डिपॉजिट करोगे मनी, मान लो आपने x डिपॉजिट किया तो बैंकिंग सिस्टम में मनी कितना बढ़ जाएगा, 10x बढ़ जाएगा, है ना। ये मतलब होता है मनी मल्टीप्लायर का, ठीक है। तो अब ये कैसे बढ़ेगा, इंक्रीज कैसे होगा, इंक्रीज कैसे हो सकता है, आप जब डिपॉजिट करोगे तभी इंक्रीज हो सकता है ना, या फिर पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो। तो हमने क्या देखा, मनी मल्टीप्लायर इज 1 अपॉन कैश रिजर्व रेशियो, तो कैश रिजर्व रेशियो जो है उसको डिक्रीज होना पड़ेगा इसको बढ़ने के लिए, है ना। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। तो बैंकिंग हैबिट अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, ज़्यादा लोग डिपॉजिट करेंगे, ज़्यादा लोग डिपॉजिट करेंगे तो जो हमने ये देखा कि अगर आप x डिपॉजिट करते हो तो वो 10x हो जाता है। तो अगर x की जगह मान लो 5x डिपॉजिट आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा लोग कर रहे हैं ना, पहले एक ही जना कर रहा था x, अब 5 लोग कर रहे हैं तो 5x हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो ये डिपॉजिट मनी ही जब 5x है तो इसका 10x होगा फिर, है ना, 10 इंटू 5x होगा। तो इसमें क्या हो गया, इसमें पैसा और ज़्यादा बढ़ गया, है ना, 50x हो गया, तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ गया और ज़्यादा बढ़ गया, है ना। तो इससे क्या होगा, बैंकिंग हैबिट बढ़ने से जितना ज़्यादा आप डिपॉजिट करोगे उतना ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर बढ़ता है ना, समझ में आ गया। इंक्रीज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो गलत है, और इंक्रीज इन द पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अच्छा, दूसरा क्या है, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके। थर्ड क्या है, ट्रेजरी बिल्स ऑफर आर बेस्ड एट द डिस्काउंट फ्रॉम अ पार वैल्यू। अच्छा, ओके, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, इन तीनों स्टेटमेंट जब हमने पढ़ी तो हमको पता चल गया कि थर्ड तो सही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, वो ऐसे मैंने बताया, कितनी बार बताया आपको कि भाई 100 रुपये का होता है तो आपको 90 रुपये में मिलेगा, है ना। तो इट इज़ इशूड एट अ डिस्काउंट, और फिर जब आप रिडीम करने जाओगे तो आपको फेस वैल्यू मिलेगा, है ना। तो ये जो 10 रुपये होता है वो आपका यील्ड होता है, और इसके साथ साथ कुछ कूपन रेट मिलता रहता है ना। तो ये थर्ड तो सही है, ठीक है, थर्ड सही है। उसका दूसरा क्या बोल रहा है, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये आप ध्यान रखना कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स SDLs बेसिकली इशू करता है, ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं करता, ट्रेजरी बिल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है ना। तो दूसरा भी सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। अच्छा, तो या तो सी ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा, है ना। पहला क्या बोल रहा है, RBI मैनेजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ बट नॉट स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ऐसा तो नहीं है, RBI दोनों की मैनेज करता है ना, चाहे वो सेंटर की सिक्योरिटीज़ हो चाहे वो स्टेट की सिक्योरिटीज़ हो, दोनों की मैनेज करता है ना। तो पहला तो गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा, है ना। सी इज द आंसर, करेक्ट, समझ में आ गया। चलो ये पढ़ते हैं, इंक्रीज इन द एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल GNP। GNP इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट होता है ना। नेशनल प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं कि जितने इंडियंस हैं उनकी जितनी टोटल इनकम है, दैट इज नेशनल प्रोडक्ट, चाहे वो अंदर हो, इंडिया के अंदर हो, डोमेस्टिक हो, चाहे वो फॉरेन हो, है ना। डोमेस्टिक प्लस फॉरेन, जितनी इंडियन नेशनल्स की जो इनकम होती है उसको हम कैलकुलेट करके GNP निकालते हैं। अब इसमें ये बोल रहा है कि इट रियल GNP डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमने ये कंसेप्ट देखा था ना कि डेवलपमेंट कब होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होता है, जब बेसिक चीज़ें जो हैं उनमें डेवलपमेंट हो रहा हो, हेल्थ में डेवलपमेंट हो रहा हो, एजुकेशन में डेवलपमेंट हो रहा हो, इनकम भी एक पार्ट होता है, बट इनकम इज़ नॉट ऑल, है ना। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें जब हो रही होती हैं तब हम एक्चुअली रियल सेंस में बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो पहला देखते हैं क्या बोल रहा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद एग्रीकल्चर आउटपुट। ऐसा तो कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद इंडस्ट्रियल आउटपुट, ओके। पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आप भले ही कितना इनकम कमा लो, है ना, बट अगर आप इकोनॉमी से पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को हटा नहीं पा रहे हो, वो बढ़ रही है, तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा है ना। हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बढ़ रहा। अगर इंडिया में पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो कैसे ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है ना। GNP तो इसलिए भी बढ़ सकता है क्योंकि कुछ परसेंटेज ऑफ लोग, लेट्स से टॉप 1% इंडिया में, है ना, वो बहुत ज़्यादा कमाने लगे, उनकी इनकम इंक्रीज हो गई, है ना, तो उससे भी बढ़ सकता है। बट पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जब तक इंक्रीज होता है तब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है ना। तो सी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, है ना। सो आई गेस आज का लेक्चर आपको समझ अच्छा लगा होगा, एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।
थैंक यू सो मच गाइस, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए यू कैन लॉग ऑन टू www.talimandway.com फॉर फ्री मटेरियल्स एंड फ्री कोर्सेज। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू एंड एक्सप्लोर आवर यूट्यूब। अगले लेक्चर में मिलते हैं और आज का भी लेक्चर आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।